गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आज थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ, 4 बजे के बदले 3:30 आ गए। बताओ यार, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। हाँ, आज थोड़ा जो लोग स्कूल से आते हैं उन लोगों के लिए भाई थोड़ा दर्द ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन स्कूल वाले छोड़ देते होंगे। थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। अगर आप लेट आ रहे हो या जल्दी जल्दी में वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ अपने हैबिट्स को चेंज मत करो। 5 मिनट लेट वीडियो देखना, बट उसी हैबिट से देखना जो अभी तक फॉलो कर रहे थे। रीज़न क्या होता है कि बेटा ये छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं ना, बहुत मुश्किल से बनते हैं। कि हमें लेक्चर लेते टाइम अपने पास क्वेश्चंस करने हैं, लेक्चर ख़त्म होने के बाद मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो ये हैबिट्स डालनी पड़ती हैं, एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, तो हैबिट डालते रहिए। लेवल सबके आएंगे और आपके भी निकलेंगे लेवल। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ, तो चलो चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब एक बहुत ही शानदार मोड पे आ चुका है, बहुत ही शानदार मोड पे आ चुका है। आज इसका सेकंड पोर्शन हम लोग ऑलमोस्ट एंड करेंगे, और कल परसों मुझे लगता है फ्राइडे को अपनी क्लास है। फ्राइडे तक मुझे लगता है मोस्टली फिनिश हो जाएगा। फ्राइडे को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है। हाँ, एकदम एकदम भाई, अगले साल समर वेकेशन। बेटा गलत जगह पूछ रहे हो तुम, समर वेकेशन यहाँ नहीं होता। यहाँ एकदम एक वेकेशन मिलता है, पीडब्ल्यू में एक वेकेशन मिलेगा आपको, बहुत शानदार सा। वो कौन सा वेकेशन होता है? मतलब आपकी पीडब्ल्यू की जर्नी में 2 वेकेशन बहुत शानदार होते हैं। एक जो क्लास 11 जब एंड होता है तो मिलता है, और दूसरा वेकेशन मिलता है, दूसरा वेकेशन मिलता है जब आप नीट का एग्जाम दे देते हो और उसके बाद आपके कॉलेज में जाने के पहले। वो जो 2 महीने होते हैं, शानदार वेकेशन मिलता है, बिंदास होकर जिंदगी जीते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेकेशन बहुत मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ, लंबी अच्छी वेकेशन लो ना, जिसमें रिलैक्स रहते हैं। जैसे 11th बीतता है तो उस टाइम क्या होता है, आदमी ये सोच रहा होता है भाई मेरे साथ पिछले 1 साल में हुआ क्या। 12th वालों को देख के तरस आ रहा है जिनके एग्जाम हैं, और 11th वालों को देख के हंसी आ रही है कि ये आने वाले हैं। मेरे साथ क्या हुआ? जो 11th के बाद का वेकेशन होता है, आदमी यही फाइंड आउट करता रहता है कि हुआ क्या, मैंने साइंस ली या उल्टा हो गया। ठीक है, तो यही यही होता है 12th वालों के साथ, यही होता है जब खासकर 11th का। और दूसरा वेकेशन आता है, दूसरा वेकेशन आता है जब आपका रिजल्ट हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, अब करे क्या, खाली हो गए सर, पढ़ने की आदत लग गई थी, 2 साल 2.5 साल से पढ़ रहे थे, पढ़ने की आदत लग गई, अब तो आदत ही, अब क्या पढ़े सर। तो पढ़ लो कुछ भी, किताब उताब। तो चलो। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं नीट 2025 के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बड़ी मुश्किल से समझा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बहुत मुश्किल से समझा है। कल हम लोगों ने बहुत सारा फिजिक्स पढ़ दिया था, कल हम लोगों ने बहुत सारा फिजिक्स पढ़ दिया था। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए पढ़ दिया था। 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, 1/रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। फिर यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया कि जी की वैल्यू क्या होगी, के ए बाई एल हो जाती है, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। सर हमने इसके बाद क्या पढ़ा कि एक जी स्टार होता है, जी स्टार आर इंटू के होता है। और सर अगर सेम सेल है अलग अलग सॉल्यूशन लोगे तो उसके केस में R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 कर सकते हैं, जी स्टार एल बाई ए होता है। ये पढ़ने के बाद कंडक्टिविटी हो गई, जी हो गया। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों के अच्छा, हाँ, हम लोगों के पास देखना ध्यान से, सेम सेल के बाद अब यहां पर देखो, फिर हमने क्या पढ़ा था, एकदम बेसिक से पढ़ा था। क्या बेसिक से पढ़ा था? मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम का फॉर्मूला था के बाई सी। नॉर्मल आदमी पूछेगा तो हम उसको ऐसे जवाब देंगे कि के बाई सी होता है, एकदम बेसिक से जवाब देंगे के बाई सी। लेकिन राज की बात यह थी कि इसके भी 2 फॉर्मूले थे, ये हार्ड हो जाता है, के इंटू 1000 बाई सी, और लेमडा एम हो जाता है के बाई सी इंटू 1000। ये देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये बेसिक है, और ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। कैसे? ये कापा की वैल्यू यहां पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होनी चाहिए, और यहां पर कापा की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स होनी चाहिए, एकदम देख लो।
ये बेसिक है, ये एडवांस है, ठीक है, ये मेंस हो गया और ये एडवांस हो गया, ठीक है। हाँ, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ कब से हो गया, ये किसने बोल दिया फिक्स भाई, कहां से चलते हो तुम, इसीलिए बेसिक पे रह जाते हो। इसको प्रोनाउंस करते हैं लैम्डा, ये कप्पा है, कप्पा का मतलब ये थोड़ा है ना कि भाई तुम एकदम फील में चले जा रहे हो। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ऐसी कैसी बात हो रही है, इसीलिए मैंने बोला बेसिक से, वो बेसिक है। ये देखिएगा, अब यहां पर मुझे बोला गया सर लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, तो के बाई नॉर्मेलिटी, और इसको भी हमने रिलेट कर दिया दो फॉर्मूले में कि सर लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा इस चैप्टर में, इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ यूनिट से ही काम हो जाएगा। आपको अगर वर्ड्स ना समझ में आए ना तो यूनिट पकड़ लेना, पता चल जाएगा। इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स था। चलो एक बात बताओ, चलो एक बात बताना, सुनना सुनना सुनना, ये किसका यूनिट था, ये किसका यूनिट था बताओगे, जी का था, के का था, रो का था, आर का था, किसका यूनिट था ये, जी के रो आर किसका यूनिट था बताना, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। किसका यूनिट था सर, ये किसका यूनिट होगा, ये यूनिट किसका होगा, कप्पा का होगा, कप्पा का यूनिट होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, कप्पा का यूनिट होता है। हाँ, कप्पा का यूनिट होता है, हो जाएगा सर। ये देखो मेरे पास, अरे रुक जाओ अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है। ये फॉर्मूला कब लिखते हैं, ये फॉर्मूला कब लिखते हैं, जब कप्पा किस में हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बदले इक्विवेलेंट इनवर्स। ये फॉर्मूला कब लिखा जाता है, जब कप्पा किस में हो, साइमन मीटर इनवर्स में हो, और लैम्डा इनवर्स क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सर इक्विवेलेंट इनवर्स। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हाँ एक बात बताइए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, ये देखना अपने पास, ये देखना, ये देखो अगर मुझसे किसी ने बोल दिया लैम्डा एम, ये बताना ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ये फॉर्मूला अब की बार एन फैक्टर इधर मल्टीप्लाई किया है, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, जल्दी से जल्दी। हाँ, अरे कप्पा पप्पा नहीं भाई, हाँ ठीक है, ऐसे चिढ़ाना नहीं है कि हाँ कप्पा, घर में चिल्ला रहे कप्पा, पता चला मेरे ऊपर आ रहा है कि टीचर देखिए क्या पढ़ा रहा है। हाँ चलो क्या हो जाएगा, अबे ये फॉर्मूला सही है भाई, कैसी बात कर रहा है, हमेशा कसम खा के बैठा है क्या, एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, लैम्डा इक्विवेलेंट आता है। यही तो था इसमें ट्विस्ट, नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर था, नॉर्मलिटी क्या था, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर था, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर था, और ध्यान सुनना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होते हैं। मोस्टली लोग ऐसे ही करते। अब देखिएगा आज हमारी क्लास कर सकती है, श्योर हो तो चालू करें। अब बेसिक से ही पढ़ा दिया, देख लो भाई, बेसिक को हाईलाइट भी कर देते। और जो बच्चे गलती से आ गए हैं आज पहली क्लास, ऐसे तो आज पहली क्लास होनी नहीं चाहिए, 8वीं क्लास हमारी खुद की है, अगले 2 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम मंडे तक खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगले वीक में नया चैप्टर चालू हो जाएगा, तो कोशिश करिए सब लोग कि साथ साथ चलते रहे। ओके चलिए शुरू करें, हाँ शुरू करें। क्वेश्चंस करे बिना चैन कहाँ रे, हाँ क्वेश्चन बिना चैन कहाँ रे, ऐसी आदत लगवा के जाता हूं ना मैं कि ऐसे लगना चाहिए कि हर एक क्लास में क्वेश्चन आए, हर एक क्लास में। हाँ हाँ मैंने सॉल्यूशन का क्वेश्चन सारा पीडीएफ अपलोड हो गया, मैं आज 2 बार दिन में 2-3 बार कॉल किया उन लोगों को, भाई पीडीएफ अपलोड कर दो, उन लोगों ने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, उन लोगों ने पीडीएफ अपलोड कर दिया है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप सबसे देखो जो पुराने साल के उनको पता है, फॉर्मूला शीट खुद के बनाइए, नहीं तो समरी लेक्चर भी मैं भेज दूंगा सैटरडे को, ऑलरेडी क्लासेस ज्यादा हो गई, समरी लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना खुद का फॉर्मूला शीट बनाइएगा, खुद का फॉर्मूला शीट बनाइएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चंस आते हैं, ये लो ये लो। पहला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड, पहला क्वेश्चन इतना हार्ड कैसे करेगा रे,
सेल कांस्टेंट हैज द यूनिट, कैसे निकालेंगे भाई साहब सेल कांस्टेंट का यूनिट? क्या होगा सेल कांस्टेंट का यूनिट? क्या होगा सेल कांस्टेंट का यूनिट? क्या होता है सेल कांस्टेंट का यूनिट? क्या होगा? 140 करीब क्वेश्चंस उसमें दिए मैंने, मुझे भी आज देख के लगा कि अच्छा खासा प्रैक्टिस करा दिया है। हाँ, मॉड्यूल में डीपीपी और क्लास के क्वेश्चंस मिला के 250 के आसपास तो हो ही गए हैं, और मॉड्यूल के 200-250 तो कर ही सकते हो। 500 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है भाई। अभी देखता हूँ, अभी एक प्लान आया है, सोचा है डिस्कस करूंगा तुम लोगों से अगले फ्राइडे को ना। एक्चुअली मुझे भी कहीं जाना था, मैं सोच रहा हूँ 50 क्वेश्चन का ना एक सेशन रखा जाए। लाइव रखूंगा तो फिर 50 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे भी उस दिन जाना है। फ्राइडे को सोचा है कि रिकॉर्डेड डालूंगा 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाके, सोचा है। अभी नहीं तो फिर मैं फिजिक्स एमआर सर को दे सकता हूँ वो लेक्चर, क्योंकि वोट देने जाना है मुझे भी। ठीक है, हाँ देखेंगे 50 क्वेश्चन का सोचा है ऐसे। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स है, क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। पोल नहीं आया, क्यों नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, हटाओ। ये क्वेश्चन करो, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट। लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट, भाई देखो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं। लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट निकालो, कैसे निकलेगा? मेरी तरफ से पोल चल भी रहा है, तुम्हारे पास नहीं जा रहा, ये पोल की बदमाशी है, पोल की बदमाशी है। ए पोल जाओ उन लोगों के पास, बच्चों के पास जाओ यार, हमारे पास रहे क्या करोगे? ठीक है, क्या होगा? अरे स्लाइड मैप ऐड किया हुआ है भाई, अब नहीं चल रहा वो अलग कहानी है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा? लेमडा एम बाई 6 आ जाएगा। लेमडा एम बाई 6 आ जाएगा। कैसे सर? इसका एन फैक्टर क्या था? इसका एन फैक्टर क्या होता है सर? इसका एन फैक्टर 6 हो जाता है, तो इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। आयरन पे +3 सर, +3, 2 आयरन है तो +6, या तो उसके ऊपर देख लो आंसर कितना आ जाएगा। लेमडा इक्विवेलेंट लेमडा एम बाई 6। क्या हो रहा है यार, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेल कांस्टेंट को ए से, रेजिस्टिविटी को एक्स से, अब निकालो, शायद अब पहुंच जाए, मुझे लगता है अब पहुंच जाए। कंडक्टेंस का बताना है, कंडक्टेंस की बात बतानी है, जी की वैल्यू बतानी है, जी की वैल्यू बतानी है। जी कैसे आएगा सर? कंडक्टेंस बताना है, कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है शायद, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, जल्दी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। क्या हो जाएगा सर? रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है? एक्स है, और एल बाई ए की वैल्यू कितनी है? ए। सर व्हाट इज कंडक्टेंस? 1/r, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू ए। 1/x इंटू ए क्या आ जाएगा? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस कितना होगा? रो इंटू एल बाई ए। सर ये क्या लिख दूंगा? x इंटू ए, और मेरा आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ आया आया आया। अरे भाई बी किसका आ गया यार? क्यों आया बी? रेजिस्टिविटी एक्स दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी एक्स दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू एक्स दी थी, एल बाई ए की वैल्यू, रो की वैल्यू एक्स, एल बाई ए की वैल्यू ए। पुट करो, आंसर निकाल दो। ये देखो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम मत लगाना, राउंड ऑफ करो।
कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम मत लगाना, राउंड ऑफ करो। क्या होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब ये कापा दिया हुआ है, कंडक्टेंस भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है, सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है, जी स्टार पूछा जा रहा है। जी स्टार आर इंटू के होता है। आर को क्या लिख सकते हैं? 1/g के लिख सकते। आर को क्या लिख सकते हैं? 1/g के। सर कप्पा कितना है? 0.3568। जी की वैल्यू कितनी है? 0.0268। सर ये 4 डेसिमल उड़ा दो, कितना बच गया जिंदगी में? 3568268। सर इसको डिवाइड करोगे 10 से तो बड़ा ही आएगा, 10 से बड़ा आएगा मतलब 13.31 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है हमेशा, कैलकुलेशन हमेशा करने की जरूरत नहीं है। क्या है? कैसे चल रहे हो भाई? क्या हो गया तुम लोगों को? 3:30 में क्या नींद नहीं खुल रही है? मेरे बाबू सोना, उठ जाओ, आ जाओ क्लास में आ जाओ। क्या कर रहे हैं भाई? हैं? ऐसे करोगे दिक्कत हो जाएगी भाई। इतना गलत गलत टिक मार। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अरे भाई तुझे इंग्लिश छोड़, तू यूनिट पकड़ ले यार। ये क्या है यूनिट? साइमन सेंटीमीटर है तो कप्पा हो गया ना ये। तू यूनिट इंग्लिश छोड़ भाई, इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ ज्यादा। इस क्या बोल रहा हूं, इस चैप्टर में इंग्लिश मत पकड़ो ज्यादा। कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा होगा, कभी कुछ लिखा होगा। ठीक है, ओके। चलिए, टाइम की डिमांड आई है हमारी तरफ से, टाइम की फरमाइश की है लक्ष्य के। मिस्टर खो खो, प्राजल युगांडा की निवासी भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आपकी सिफारिश कबूल करते हैं और अगले क्वेश्चन में टाइम बढ़ा देते हैं। चलिए मैच करिए, इसको इसको मैच करना है, मैच कर दीजिए। टाइम बढ़ा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, मैच कीजिए। दिख रहा है? मैच कर दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? मैच करिए, मैच मैच करना है, आईपीएल की मैच की तरफ मैच मैच कर दीजिए इसको जल्दी। जल्दी 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 करो 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 करो। क्या होगा? कितना हो जाएगा? कंडक्टिविटी किससे मैच करती है? सेल कांस्टेंट। किसी एक को पकड़ लो, मैं तो सबसे पहले देखूंगा बी को। बी आसानी से दिख रहा है तो मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाऊंगा। L/A, और ये क्या हो गया? SV। तो सर बी का SV होना चाहिए। ऐसी चीज पकड़ी जो सब में इक्वल थी, कोई फायदा ही नहीं हुआ यार। अब सी देख लेता हूं, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम, तो लेमडा एम ये क्या हो गया? P। एक काम करता हूं, बी का क्या लिखा है अपने पास? S और V। ठीक है, लेमडा एम की बात कर रहा हूं तो ये P हो गया, और लेमडा एम का यूनिट क्या होता है? W। तो PW, हाँ ये एक पकड़ में आया। DW कहां से होता है भाई? ऑल इंडिया PW चल रहा है, तो ये हटा दो, ये हटा दो। SV हो गया, PW हो गया। कैसी यार, जो पहले पकड़ना था वही ये पकड़ना चाहिए था, मैंने सोचा बीच से उठा लेता हूं। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी किससे डिनोट होगा? कंडक्टिविटी सर Q से डिनोट होगा। A का Q हो जाएगा, A का Q हो जाएगा। और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? महो, U। Q और U, U और Q, Q और U देख लो, Q और U। अरे यार ऐसे ही आंसर आ जाएगा, फंस गया आज मैच द कॉलम में ना। क्या हो गया सर? B अपना आंसर आएगा। हाँ B अपना आंसर आएगा। चलो वापस आए मेरे मेरे लक्ष्य, मेरे करण अर्जुन वापस आए, नहीं मेरे लक्ष्य अर्जुन वापस आए। देख लो, हाँ कुछ लोग अर्जुना से आए हैं ना, तो वो लक्ष्य में, हाँ मेरे अर्ज करण लक्ष्य अर्जुन वापस आ गए हैं। देख लेते हैं, हो जाएगा, मैच कर लोगे। देख रहे हो मेरी किस्मत, मैंने सोचा बी का उठाता हूँ। बी इस तरह से मैच जो कॉलम आता है तो कोई एक बीच का पकड़े कर दो, उससे क्या होता है तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। लेकिन चलो कोई नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। चलिए
कंडक्टेंस दिया है, चलिए मीनिंग समझते हैं। किसी का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, बताएंगे किसका रेजिस्टेंस हाई होगा। किसी का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना हाई होगा। आराम से सोच समझ के बताइएगा। अगर कंडक्टेंस ज्यादा होता है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। कंडक्टेंस, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका हाई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका हाई है, क्या होगा? क्या होगा? अगर कंडक्टेंस हाई है तो क्या होगा? क्या होगा? हाइयर रेजिस्टेंस किसको मिलेगा? क्या होगा? कितना आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस किसका हाई हो जाएगा सर? जिसका कंडक्टेंस क्या हो जाए? आर का। भाई साहब ये क्या रहा, देखो अपने पास कंडक्टेंस सबसे कम है, शायद सबसे ज्यादा कम किसका है? सी होगा ना। मैं तो भाई फिजिक्स का, हाँ चलो वापस, मुझे तो लगा उल्टा लगा दोगे कि सर कंडक्टेंस हाई है मतलब रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस सबसे कम किसकी है? आर की। इसका कंडक्टेंस कम होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, कंडक्टेंस कम होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो चलो आज की क्लास को अब देखते हैं। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में लेमडा एम लेमडा इक्विवेलेंट तक कर लिया था, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट तक कर लिया था। मैंने आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको केबीडी में कराए। आज केबीडी छूट गया क्या? अच्छा केबीडी छूट गया, कोई बात नहीं, वो लिखना छूट गया। 6 क्वेश्चन में आप देख लेना कितने सही कितने गलत हो रहे हैं आपके। 6 क्वेश्चन में देख लेना कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। तो चलो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सब लोग कंडक्टिविटी जान गए, मोलर कंडक्टिविटी जान गए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जान गए, सर कंडक्टेंस जान गए, रेजिस्टेंस जान गए, रेजिस्टिविटी जान गए, सब कुछ मेजर चीजें कल पढ़ ली। आज उसका थोड़ा सा बोलते ना कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या होंगी। एक बात बताओ, सिंपल सा, एक सिंपल सी बताना, चलो मेरे साथ साथ, पहले मैं उतनी बड़ी बड़ी बातें करूं उससे पहले एक बात बताओ। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है A+B-, ये सॉलिड फेज में होता है, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, जैसे NaCl सॉलिड है, तो इसका अगर इसको मैं एक्वस फेज में डाल दूं, अगर मैं इसको एक्वस फेज में डाल दूं, मुझे बताओगे कितने लोगों को लगता है किसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा, सॉलिड में या एक्वस में? कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा? कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा? सॉलिड में या एक्वस में ज्यादा होगा? सॉलिड में ज्यादा होगा या एक्वस में ज्यादा होगा? पानी के अंदर ज्यादा होगा या उसके अंदर ज्यादा होगा? क्या होगा? किसके अंदर ज्यादा होगा? किसके अंदर ज्यादा होगा? सॉलिड के अंदर कि सर एक्वस के अंदर? एक्वस के अंदर। क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या होता है, ये सॉलिड है, इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होगा, आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा एकदम कम होगा। सॉलिड के बीच में इंटर आयन का डिस्टेंस क्या होगा? आयंस एकदम पास पास होंगे सॉलिड में। सर यहां एकदम पास पास है, यहां पर क्या है, ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये अलग चला जाता है, बी अलग चला जाता है, A+B- दोनों दूर दूर चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बेसिक चीज समझ रहे हो, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वैसे इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ये बात बोलूं, अगर मैं ये बात बोलूं, याद रखिएगा सिंपल सी एक बात, ध्यान सुनिएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो टाइप की चीजें आएंगी यहां पर, प्लीज एक बार सुनिएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है और कभी भी असर्शन रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको कल से बोल रहा हूं, नीट 2025 में तैयार रहिए। इस पोर्शन से मिनिमम एक क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कल से लेकर अभी तक कर रहे हैं उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा नीट 2025 में। कैसे? ये देखो, एक सिंपल सी सुनना, कंडक्टिविटी जो होगी ना हमेशा डिक्रीज करती है अगर आपने सामने वाले का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो। अगर सामने वाले का कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्यों डिक्रीज करती है कंडक्टिविटी? क्यों डिक्रीज कर गई? क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ आयंस, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट
डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट कर दोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ बेटा प्लीज साथ साथ में लिखते चलिएगा। ये रीजन है, ये सर्सन है, ये इसका रीजन होगा कि सर कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करेगी। आपने बोला कंसंट्रेशन बढ़ा दो, पानी डाल दो और पानी डाल दो, तो भैया पानी पहले सोचो ना, अगर मान लो 1 मोल लिखा था NaCl का, 1 मोल NaCl था 1 लीटर वाटर में, अब मैं 1 मोल NaCl को, अगर 1 मोल NaCl को 2 लीटर में ले लूं तो ऑब्वियस है ना भाई, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसीलिए हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ध्यान सुनना, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये देख लो, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। रीजन भी याद रखिएगा साइड बाय साइड, रीजन भी याद रखिएगा। कंडक्टिविटी क्या होगी, ये अपने पास डिक्रीज होगी, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर देखना, मोलर कंडक्टिविटी, ये एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, ध्यान सुनिएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, एनसीईआरटी में है भाई। कौन है ये रॉन्ग रॉन्ग बेटा, सुबह उठ के अभी जल्दी आए हो क्या? जो लेट आए बेटा कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया टॉपिक, पीछे क्वेश्चंस करवाए मैं, थोड़ा 3:30 से क्लास है कल से, प्लीज थोड़ा पहले आइएगा। जो लोग लेट आए हैं, जो 4 बजे का सोच के आ रहे थे और अभी देख के लिख रहे हैं क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, 3:30 से आना है कल से। ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये कैसे, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, लेमडा एम क्या पढ़ा था, K/C पढ़ा था। K बाई सर नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा, नंबर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था सर, यही तो था। सर इसको मैं सही से लिखूं तो ये ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, K/N इंटू वी लिख सकता हूं, K/N इंटू वी लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, K/C लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स K/N/V लिख सकता हूं। यहां देख लो, ये देखो अपने पास यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल से फर्क नहीं पड़ रहा, किससे फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। बेटा अपना दिमाग ना, देखो 2 टाइप के लोग हैं, एक तो मैं अभी किसी को इंस्टाग्राम पे भी अभी सीधा किया मैंने, उसको आज तक पता हो आज मेरे से क्या पूछ रहा है कि सर आज भी आपने, मुझे बोल रहा है आज भी आपने उस वाले क्वेश्चन को सही नहीं किया, आपका ईगो बहुत बड़ा है। सोचो आज भी वो उसी में बोल रहा था, मैंने उसको सही किया, 2 मिनट समझाया तो उसको समझ में जब आया तो बोलता है सॉरी। मैंने कहा तू 10 दिन से सोच क्या सोच रहा था, ठीक है। तो जो रॉन्ग वाले हैं ना भाई, तुझे नहीं समझ में आएगा। यहां डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन लिखा है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब यही होता है, इसके लिए दिमाग चाहिए बेटा, घर से लेके आना होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर और नीचे में फर्क नहीं है। बोल रहा है ऊपर का स्टेटमेंट और नीचे का स्टेटमेंट अलग है, भैया स्टेटमेंट अलग नहीं है बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने बस साइंस ले ली है, टेंशन मत लो अगले साल। डाइल्यूशन का मतलब बेटा ये बोला ऊपर का स्टेटमेंट नीचे के स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है। ये देखना डाइल्यूशन को ही बोलते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी। चल कोई बात नहीं, अब मैं तुझसे नहीं लड़ झगड़ सकता ना भाई, ठीक है। तू महान आदमी, तूने पैसे दिया यार, मुझे नाचना पड़ेगा तेरे हिसाब से। चल चल कोई बात नहीं, यहां देख, ये देख मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों, कैसे सर, कॉन्सेंट्रेशन एक तो ऐसे दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा, एक दूसरे के इनवर्स चल रहे हैं। अगर कोई पूछ दे नहीं सर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो सर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो लैम्डा एम किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे। यहां पर रीजन देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का रीजन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज। ये याद रखिएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दोनों का रीजन अलग अलग है। आज ये बहुत सिंपल सा और बहुत रॉन्ग रॉन्ग करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन बेटा एनसीईआरटी जाके देख लेना, ठीक है ना, रॉन्ग का पता चल जाएगा। मैं कहीं से छाप के, वही एनसीईआरटी की लाइन, मैं ज्यादा एनसीईआरटी साथ मजाक नहीं करता, और मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल। रीजन देख लेना, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के लिख दिया, एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में दे दिया है, आप पकड़ के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का हुआ कोई बात नहीं, अभी यहां से ये आज की क्लास शुरू हुई है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। मतलब एक इनडायरेक्ट लाइन में लिखूं ना, अगर इनडायरेक्ट में बोलना चाहूं तो ये देखो, एक सिंपल सी
अभी के बाद सीधा सा लिख देता हूं, ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और लेमडा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस यही कहना चाहता हूं। इसका रीजन और इसका रीजन सेम नहीं है। यहां पर इसका रीजन क्या है, जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका रीजन क्या है कि सर यहां पर टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखिएगा, दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, एक मिनट ध्यान सुनना। अभी इसके, अरे रुक जाओ, अभी अभी पूरा कल का जो पढ़ा है वो सारा अभी एक बार डिस्कस करेंगे। कल हमने एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, याद करो। आज उसी को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार सुनना पहले। कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कम किया, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका रीजन क्या है, यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ये अपने पास होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखना इसका मेजर दिक्कत क्या है। मैंने बोला तुमसे कि कंसंट्रेशन, देखना ध्यान से, कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, जैसे तुम्हारे साथ होता है, कंसंट्रेशन जितना कम करते जाओगे कंपटीशन में क्या हो जाएगा, सर कंपटीशन से उतने बाहर होते जाओगे, तो वही हालत है। लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज, लैम्डा एम इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, लैम्डा एम इंक्रीज होगा। किसने बोला सर बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, अब कॉन्सेंट्रेशन कम करते चले गए, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, लैम्डा एम बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम होगा जिसको हम बोलते हैं कि जब अगर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना ज्यादा उसको डाइल्यूट कर दो, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो के आसपास पहुंच जाए, जीरो एग्जैक्ट ना हो जाए, अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो लोग भी लेट आए हैं प्लीज बेटा, अभी ये जस्ट पीछे वाली स्लाइड से ही पढ़ाया है, उससे पहले नहीं पढ़ाया है। ठीक है, जो लोग भी लेट आए हैं कोई दिक्कत नहीं, कल से 3:30 आना है। ठीक है, कल से 3:30 आना है। ठीक है, अभी जस्ट इस यहां से स्टार्ट किया है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वही पढ़ा रहा हूं जो अभी अब स्टार्ट किया है। ये देख लो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, तो लैम्डा एम इसकी वैल्यू क्या होगी, सर जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा तो लैम्डा एम क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। इसकी हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसकी हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये आपकी सबसे हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगी, और इसी को हम लोग लिखेंगे लैम्डा एम नॉट, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी। सर देख लो, मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, अगर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर रहा है जीरो को तो उस केस में लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, सर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लैम्डा एम बढ़ेगा, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जब जीरो के आसपास पहुंच जाए या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाए तो समझ जाना उस टाइम पे लैम्डा एम क्या हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एंड दैट इज नोन एज लैम्डा एम नॉट, या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी बोल दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोली जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोली जाती है। उसी को हाईएस्ट वैल्यू क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके लिए हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी। हाँ, ये देख लो, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे अप्रोच करेगा ये वैल्यू हमें मिलती जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अरे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है यार। हाँ, किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी देखोगे, किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी देखोगे तो वो ठीक है, ये देखना ध्यान से, लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू ये। अब ये देखो, मुझसे बोला गया, ध्यान सुनना,
ये लेमडा एम हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो गई? किसी ने पूछ दिया कैसे हो गई, ठीक है, हाँ कैसे हो गई तुम्हारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे मैक्सिमम चली जाएगी? डाइल्यूशन करोगे, अभी जस्ट बताया। एक बात बता, ए प्लस था बी माइनस था, मान ले एक्वस फेज में पानी में गया, पहले सॉलिड में था, देखना ध्यान से, कोई पूछ रहा है भाई देख ले यार, मैं थोड़ा सा एक बार बोलूं बुरा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लेके चलना है यार, कभी कभी ना साथ में, ये ऊपर वाला दोनों कानों के बीच में एक दिमाग होता है, उसको साथ साथ लेके चलना है। सॉलिड में थे, एक्वस में गए, क्या होगा? एक्वस में गए तो इनके बीच में दूरियां बन जाएंगी, जैसे अभी तुम और तुम्हारे दिमाग के बीच की दूरियां हैं। और साथ साथ अब जैसे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे मतलब क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो, तो थोड़ा सा पानी डालोगे, थोड़ा और दूरी हो जाएगा, थोड़ा और दूर हो जाएंगे, थोड़ा और पानी डालोगे, थोड़ा और दूर हो जाएंगे, आपस में गाना गा रहे होंगे, ये दूरियां, हाँ दूरी सही जाए ना। तो देख रहे तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है ना बेटा, जितना इंस्टाग्राम का रील देखते हो ना, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच का ना सर वो लेवल क्या हो रहा होता है, गैप बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। इसीलिए अभी आने से पहले बताया था कि सर जैसे जैसे आपके बीच में पानी डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब आपके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या ये बढ़ता चला जाएगा, इसके और इसके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट बन जाएगी, हाईएस्ट चली जाएगी। तो ये लेमडा एम क्या होता है, हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एकदम दूर दूर चलेगा, कोई नाता रिश्ता नहीं। जैसे तुम्हारे साथ चल रहा होगा, हमारा जैसे जो स्पैमर होगा जो लिखने आया होगा उसको यही समझ में आ रहा होगा, भैया एकदम दूरी दूरी चल रही होगी। तो वही वाली बात है सर, जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो हो जाए, मतलब क्लास में एकदम साइड में लेके बैठ जाए कि भैया दिमाग काहे का यूज करेंगे, पैसे दिए दिमाग तो ये लगवाएगा, हाँ तो लेमडा एम की वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब किसी ने बोल दिया कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ फ्लक्चुएट कैसे करता है, हाउ लेमडा एम फ्लक्चुएट्स विद कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। तो कोई ग्राफ होगा, कुछ तो तरीका होगा, तो याद रखना वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये तो पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज करता है, लेकिन कैसे फ्लक्चुएट करता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है, लेमडा एम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो इक्वेशन लिखी जाती है वो ऐसे होती है, लेमडा एम नॉट या इंफिनिटी माइनस ए या बी लिख दो अंडर रूट सी, ये लिखा जाता है। ये ऐसे लीनियर वैरी करता है, लीनियर वेरिएशन होता है इनका। कैसा वेरिएशन होता है? लीनियर वेरिएशन होता है। दोनों कानों के बीच से सोचना है बेटा, थोड़ा ध्यान से। इसकी जो ये इक्वेशन जो होती है इसको हम लोग बोल देते हैं डेबाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन को, ये किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ऐसे फ्लक्चुएट करता है। ए क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाओगे सर देखो माइनस में उतना कम होता चला जाएगा। तो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी ले लिया जाएगा। एम नॉट क्या है सर? ये क्या है? लेमडा एम नॉट क्या है? मैक्सिमम। ये क्या है? धीरे धीरे कांस्टेंट, ये अंडर रूट सी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे फ्लक्चुएट करता है। थोड़ा देखिएगा, इसको बोलते हैं डेबाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। ठीक है, ये देखिएगा, रॉन्ग वाले भाई देखना, एक रॉन्ग ग्राफ बना रहा हूं, लिख दो पहले ही तुम रॉन्ग, लिख लो। ये देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं इसको वाई एक्सिस से बनाता हूं।
अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे बनाता हूं और इसको मैं अगर एक्स एक्सिस पे बनाता हूं, ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे हो गया, इसका ग्राफ बनेगा कैसे? कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? ए कांस्टेंट होता है बेटा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट 2 3 4 5 10 दिया होगा, कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है। हाँ, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जैसे इस क्लास में रिपीट लिखना कांस्टेंट, रॉन्ग लिखना कांस्टेंट, खुद नहीं समझ में आया तो रॉन्ग ठीक है, हाँ देखो रॉन्ग, खुद नहीं समझ में आया तो रॉन्ग, ठीक है। दिक्कत पढ़ने वालों को, मैं सबसे ज्यादा कंप्लेन पढ़ने वालों की करता हूं। तुम्हें तुम्हें नहीं पता चलता इन लोगों का ना हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इससे इफेक्ट नहीं है, मैं कमेंट की बात तो करता ही नहीं, तुम्हें पता है कहां से इफेक्ट होता है। हमें जब लास्ट में वीक के एंड पे देखते हैं ना, तो लगता है भाई यार क्या है ये, ठीक है। तो तुम्हें वोट सही से देना रहता है, ठीक है। लेमडा एम की बात कर रहा हूं, लेमडा एम की बात कर रहा हूं। ये कैसा ग्राफ आएगा देखना अपने पास। सर ये कौन सा होगा? लेमडा एम नॉट, ये लेमडा एम नॉट हो गया, लेमडा एम इंफिनिटी हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्लोप कैसा आ जाएगा? सर माइनस ए आ जाएगा। स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा। सर ये देख लो, ये क्या है? कांस्टेंट है भाई। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है यार। कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये भी लिख देता हूं, डिफरेंट टाइप्स। तुम्हें तो यार हर एक चीज पे ही कहीं दिक्कत ना हो जाए ना। जैसे अब NaCl है बेटा, NaCl को पता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं? 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि एक Na एक Cl। सर अब कैल्शियम, कैल्शियम अगर अब मैं ऐसे लिख दूं, कैल्शियम क्लोराइड लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये कैल्शियम क्लोराइड लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा साथ साथ में लिखते चलो यार। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लिखोगे? कैल्शियम क्लोराइड, अरे नहीं, देखो ये देखो 2:1, कैल्शियम क्लोराइड को 2:1 ऐसे लिखना है भाई। इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। कभी भी चार्ज को देखते हैं, Mg सल्फेट, MgSO4, तो ये इसको क्या बोलते हैं? 2:2 टाइप। ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बोला जाता है। ये एक इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाले का चार्ज कितना है। अब हो गया भाई, कांस्टेंट का मतलब तुम्हें नहीं निकालना, तुम्हें बस जानना होता है कि हाँ भाई ये होता है, ग्राफ ऐसे होता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो तुझे नहीं पूछेगा यार वो किसके लिए वैलिड है। पहले तो ये पूछेगा ये किसके लिए वैलिड है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। तो उससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन बताओ, लेमडा एम वर्सेस √c का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन बताओ। तो तुम क्या बताओगे? सर स्ट्रेट लाइन होता है विथ निगेटिव स्लोप। ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? लेमडा एम नॉट बोलते हैं या लेमडा एम इंफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, जो लोग लेट आए हैं बेटा, आज पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। आज लेट हो गए, कल से फिर 3:30 आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसे फ्लक्चुएट करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये सब हो गए। यस, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता। ये आज जो पढ़ रहे अभी थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रहे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे ना, ये देखना, अगर कोई तुमसे पूछ दे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पूछ दिया जाए, अगर कोई पूछ दे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई रिलेशन नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर ग्राफ देखोगे, इसी ग्राफ को देखोगे, लेमडा एम वर्सेस √c का ग्राफ देखोगे, तो सर ये क्या होगा? ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। कैसे फ्लक्चुएट करेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब सर इसका कोई भी नो एक्स्ट्रापोलेशन, अब यार ये वर्ड तो लिख तो दिया, टू कैलकुलेट लेमडा एम नॉट। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है किसी ग्राफ को पीछे खींच के ले जाओगे तो आपको लेमडा एम नॉट मिल जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में, अगर किसी ग्राफ को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये KCl का ग्राफ है,
KCl का ग्राफ है और यहां पर ऐसे दे दिया जाए NH4OH का ग्राफ है, तो तुम किसके ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है बेटा कि इस ग्राफ को थोड़ा पीछे खींच के ले जाओ, तो सर इसका लेमडा एम नॉट निकाल सकते हैं, इसका लेमडा एम नॉट निकाल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते। तो इसके दो ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीनियरली वैरी करता है, स्ट्रेट लाइन वैरी करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे वैरी करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ग्राफ देके पूछ लेगा, ये ग्राफ देके पूछ लेगा कि भैया ग्राफ बताओ कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब पीछे की तरफ खींच के लाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? लेमडा एम नॉट। इसमें कोई फायदा है नहीं, तो इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन बनने। हमें एक सिंपल सी चीज मिली, ध्यान सुनना, हमें एक सिंपल सी चीज मिली कि भैया हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये फ्लक्चुएट कर रहा है विथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियरली वैरी कर रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पैराबोलिक वैरी कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वैरी कर रही है। ये मेजर चीज थी और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है आपको ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। जैसे ये देखो ना, बताओ ये किसका ग्राफ हो सकता है, ये किसका ग्राफ हो सकता है, ये किसका ग्राफ हो सकता है? चलो बताओ, ये किसका ग्राफ हो सकता है, ये किसका ग्राफ हो सकता है? बताओ। ये ग्राफ दिया हुआ है, इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, भाई। ये ग्राफ देखो, किसका ग्राफ हो सकता है, ये बताओ किसका ग्राफ हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? कैसे आएगा? सर ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग, यही क्या है? वीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर वीक ग्राफ होगा, ग्राफ का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, पहचानते रहो, ग्राफ का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। ध्यान सुनना, अब ग्राफ हो गया मेरे पास, मैंने तुम्हें दो चीजें पढ़ाई कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा अभी एक बात बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर किसी कटायन और एनायन की बात की जाए, अभी क्या बताया, एक बात बताओ, चलो मुझे एक सिंपल सा डिफरेंस बताना कि मान लो A प्लस और Cl माइनस था, A प्लस और B माइनस था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर लेमडा इंफिनिटी निकालना है तो क्या करूं मैं? इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये अलग चला गया होगा इधर, इसकी कंडक्टिविटी अलग, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए की कंडक्टिविटी और लेमडा एम नॉट बी की कंडक्टिविटी लिख सकता हूं? क्या लगता है ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया होगा भाई। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सोच रहे हो, इनके बीच में इतने ज्यादा पार्टिकल्स आ चुके होंगे, इतने ज्यादा पानी के पार्टिकल सॉल्वेंट आ चुका होगा कि इसका अपना कंडक्टिविटी होगा, इसका अपना कंडक्टिविटी होगा। पक्का? अरे हो जाएगा भाई, रिपीट वाले भाई एक बार देख ले। मैंने बोला तुझे तो फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा। इनफाइनाइट का मतलब एकदम अथाह, समंदर में डाल दे भाई, समंदर में डाल दे तू अपने हिसाब से, एक मोल NaCl लेके समंदर में डाल दे तो ऑब्वियस है सोडियम अलग चला जाएगा, Cl अलग चला जाएगा, इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा। तो ये अब इसी को मैं एक लॉ के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, तुम बोलोगे सर लॉ पढ़ा दिए। इसी को मैं एक लॉ के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, तुम बोलोगे लॉ हो गया। सर देखो ना, ये देखो क्या है सर, दैट इज नोन एज कोहलास लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोहलास लॉ ऑफ इनफाइनाइट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इनफाइनाइट माइग्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है कि सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कब हुई थी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये क्या बोलता है कि सर इसको कुछ नहीं, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट निकाल दीजिए, कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट निकाल दीजिए। मतलब आपको लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे,
करेंगे सर लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस इसके Na प्लस का और इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। ये देख लो लेमडा एम नॉट, ध्यान सुनना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, लेमडा एम नॉट ऑफ, अब लेमडा एम नॉट ऐसे लिख दिया कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। ये 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि दो क्लोरीन अलग अलग डायरेक्शन में डाइल्यूशन जाएंगे ना, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, कैल्शियम का अकेला कंट्रीब्यूशन, इसका 2 टाइम्स कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है दो क्लोरीन है, मोलर कंडक्टिविटी दोनों को काउंट की जाएगी। किसी का भी बोला जाए, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सर मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है, तो आप क्या करोगे, लेमडा एम नॉट ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2, ये मैग्नीशियम प्लस 2 और लेमडा एम नॉट ऑफ सल्फेट माइनस 2, ये हो जाएगा। आप इंडिविजुअल निकाल दो, आप इंडिविजुअल निकाल दो। अबे भाई कोलार्स की इंग्लिश सही है कि गलत है, छोड़ देना भाई, तुझे इंग्लिश की पड़ी है, अलग लेवल पे आते हैं यार। घर वालों के पास ज्यादा पैसे हो गए थे क्या यार? हाँ, तुझे 50,000 लेना चाहिए तेरा मेंटल टॉर्चर करने के लिए। कोलार्स की इंग्लिश गलत। इधर देख, इसका इंग्लिश चक्कर में मत पड़ भाई। ये देख इंडिविजुअल कटायन एनायन का क्यों जोड़ रहे हैं, इसका रीजन पता होना चाहिए। कोलहास लॉ पहली चीज कहां वैलिड है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कहां वैलिड है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कोई बोल दे भैया याद रखना ये वैलिड तभी है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, ऐसे ही मत कर देना। हाँ जल्दी बेटा, साथ साथ में जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिखिए। कोलहास लॉ क्या हो जाएगा? हाँ अरे भाई यार कैसे लोग हैं यार तुम। ले ले ले, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लेमडा लिख दिया, बताइए इससे कॉन्सेप्ट इनका खराब हो गया, समझ नहीं आया। ये ले भाई, मेरी गलती भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया यार। लेमडा भाई ये ले, इसको लेमडा एम बोल दे भाई तुझे। हाँ संतुष्टि मिल गई, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। हाँ लेमडा के बदले अब ये लेमडा है, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, मेरी गलती। एनसीईआरटी में ऐसा लेमडा ही मिल जाएगा। एक बात बताओ, इंडिविजुअल कटायन आयन का कंट्रीब्यूशन लेंगे। अब इंडिविजुअल कटायन आयन भाई वैल्यू दी होगा, अब ये मत बोला वैल्यू कैसे लिखनी है, वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, वैल्यू नहीं रटना है। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी? अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे छोटा आयन सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी? एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें, एनसीईआरटी में, 1 मिनट, अरे कहां गया भाई, एनसीईआरटी में ये दिख जाएगा, एनसीईआरटी में ये चार्ट दिख जाएगा। एनसीईआरटी का ये चार्ट है और एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया हुआ है, आपको लिखना नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है, एक चीज, एक ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज्यादा वैल्यू देख लीजिए किसका है, H प्लस का है, किसका है, H प्लस का है, किससे ज्यादा है, OH माइनस से। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन लेके बैठा है, H प्लस, उसके बाद देखोगे OH माइनस, मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी H प्लस और OH माइनस की होती है। याद रखना, H प्लस और OH माइनस की याद रखना, H प्लस और OH माइनस सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी। दूसरा, अब इसके बाद ऑर्डर पूरा ऐसे लंबा याद नहीं करना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। H प्लस OH माइनस याद रखो। सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं, तो उनको याद रखो कि सर सोडियम का और पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम में देखेंगे, सोडियम और पोटेशियम में देखेंगे तो यहां देखिए सोडियम से ज्यादा इसका। सर डाउन द ग्रुप आते हैं, मैग्नीशियम से कैल्शियम जा रहा हूं, मैग्नीशियम से कैल्शियम +2 पे जा रहा हूं, देख रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सर क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाऊंगा, क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाऊंगा, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कुछ सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा। ये आपको बेटा ये
टेबल आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। आपको बस याद रखना है, आपको याद रखना है लेमडा एम नॉट का ऑर्डर, लेमडा एम नॉट का ये ऑर्डर, क्योंकि एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी का ये चार्ट है तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया तुम्हें ये लगेगा सोडियम का ज्यादा होना चाहिए, बट किसका ज्यादा होता है? पोटेशियम का ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यार फिर से एक बात बोलूंगा, फिर से मुझे दिक्कत हो जाती है यार। चलो जो लोग को याद आए, सोडियम प्लस गैसियस फेज में और पोटेशियम प्लस गैसियस फेज में, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस की बात करें तो साइज किसका बड़ा होगा? साइज किसका बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा, पोटेशियम का। लेकिन जैसे ही सोडियम प्लस एक्वस में चला जाता है सर, इसका साइज बड़ा हो जाता है के प्लस के रिस्पेक्ट में। ये बात आप लोग इनऑर्गेनिक में सीखते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ये कोई पूछ दे कि सर साइज तो पोटेशियम का बड़ा है, नहीं भाई साहब, पानी के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर पोटेशियम का साइज छोटा हो जाता है। जो तुम्हें बाहर दिख रहा है ना बड़ा, पानी में घुसते वो क्या हो जाएगा? छोटा। इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है सर? उसीलिए उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जा रही है। कोई तुमसे पूछे सर साइज तो इसका छोटा है, अरे भाई हाइड्रेशन में देख, पानी के अंदर देख, आयन के अंदर देख, इसका साइज छोटा होगा, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे जादू होता है। जिनको याद है इनऑर्गेनिक का अभी पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बस एक तरीका बता देता हूं। आप डाउन द ग्रुप आओगे तो याद रखना, डाउन द ग्रुप आपकी कंडक्टेंस जो होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप जाओगे साइज उतना छोटा होगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ये याद रखिएगा। हाँ, ये याद रखना है ये, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में इसकी दिक्कत आएगी। मुझे बाकी ये वैल्यू नहीं याद रखनी। अबे वैल्यू मत याद रखना, ज्यादा लगे तो एक ऑर्डर ऐसे लिख लो कि H प्लस के बाद कौन आता है? OH माइनस आता है। इसके बाद देखोगे तो यहां पर सल्फेट आ जाता है, सल्फेट आ जाता है। और कौन आएगा? तो इसके बाद सल्फेट के बाद कहां गया? 119 है ना, हाँ 119। कैल्शियम +2 आता है, फिर कैल्शियम +1 आता है, सॉरी मैग्नीशियम आता है। कैल्शियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम आता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद हमारा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम एंड द लास्ट वन CH3COH। अगर ज्यादा ही किसी को लग रहा है तो अपनी एनसीईआरटी पे ये लाइन लिख सकते हो, ऐसे जरूरत है नहीं, H+ और OH-। ठीक है, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में ये वाली चीज आपको पढ़ाई जाती है, हाइड्रेशन में साइज बढ़ जाता है। तो किसी का भी लेमडा एम निकालना हो निकाल लोगे, पक्का हो जाएगा। हाँ जितने लोगों का हो सकता है, जितने लोगों का हो जाए आपको। अब ये लाइन मत याद करना यार, मेरे हिसाब से तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि भैया साइज बढ़ता है। हमें लगता है कि पोटेशियम का कम होना चाहिए, लेकिन साइज जाते ही पानी में उल्टा हो जाता है और यहां पर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर यही हो जाता है। कौन मूव करेगा फास्ट? K+ मूव करेगा, क्योंकि आपका साइज का छोटा होगा। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। मुझे ये बोला गया कि सर कंडक्टिविटी ऐसे फ्लक्चुएट करेगी। मेरे से एक बात बताओ, मेरे से एक बात बताना, मुझे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते, अगर इसकी कंडक्टिविटी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। ध्यान सुनना, मोलर, अरे यार इसका ऑप्शन गलत है क्या? चलो इसका मोलर, और एक काम करो मोलर भी निकालो और इक्विवेलेंट भी निकालो। ऑप्शन इक्विवेलेंट का दे रखा है। चलो पहले मोलर निकालो फिर इक्विवेलेंट निकालना, पहले मोलर निकालो फिर इक्विवेलेंट निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मोलर और इक्विवेलेंट दोनों निकालो। यार गड़बड़ हो गया इसका ऑप्शन ना, दोनों ऑप्शन देने थे इसमें। चलो एक काम करो, मोलर भी निकालो और इक्विवेलेंट भी निकालो, मोलर भी निकालो और इक्विवेलेंट भी निकालो, मोलर भी निकालो और इक्विवेलेंट निकालो। इस क्वेश्चन का मोलर भी निकालो, मोलर निकालना है ना हमें, हाँ इक्विवेलेंट में भी निकाल देना, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे बेटा? Al2SO4 होल थ्राइस का। सर सबकी वैल्यू दी हुई है, शायद देखो Al+3 का, Al+3 का और सल्फेट -2 का दिया हुआ है।
लेकिन क्या है मैं ये सही कर रहा हूं? नहीं। क्यों? एल्यूमिनियम 2 है तो उसका 2 टाइम्स कंट्रीब्यूशन, सल्फेट 3 है 3 टाइम कंट्रीब्यूशन। सर 2 टाइम्स एल्यूमिनियम का, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम का 2 इंटू 189 और 3 टाइम्स इसका, तो ये कितना हो गया? 160। ये देख लो अपने पास 8 और ये 37 और ये कितना हो गया? 480। ये कितना हो जाएगा? 8 5 और 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ये अपना यूनिट आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 858 के आसपास ना, 858 के आसपास, 858 ही आएगा ना। हाँ 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन हाँ 858 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ किया इसने टाइप करते टाइम। ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट Al2SO4 होल थ्राइस का कैसे आएगा? Al2SO4 होल थ्राइस का क्या होता है? लेमडा एम बाई कितने से डिवाइड करूंगा इसका? एन फैक्टर कितना होगा? 6 से। सर 858 डिवाइडेड बाई 6 कर दूंगा तो ये कितना हो गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। तो सर 143 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। तो याद रखना अपने पास, जब भी आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है। एल्यूमिनियम का 2 टाइम्स क्यों लिया? बिकॉज के 2 है। मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो और बाकी इक्विवेलेंट तो आराम से निकाल ही सकते हो, क्योंकि तुमने जो पढ़ा वो मोलर के लिए पढ़ा, इक्विवेलेंट के लिए अपने पास। इक्विवेलेंट होता तो इक्विवेलेंट में ऐड करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट तुम्हें ही पता होता है। इक्विवेलेंट में डायरेक्ट ऐड करते, इक्विवेलेंट होता ना तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। याद रखिएगा, इक्विवेलेंट अगर निकालना होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते, फिर ये 2 और 3 की जरूरत नहीं पड़ती। याद करो जब 11th क्लास में थे हमने पढ़ा भी था, मोल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं तो उसमें 2 और 3 करने की जरूरत नहीं होती। इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर होता। ठीक है, हो जाएगा 143। एन फैक्टर बेटा ऑब्वियस है चार्ज के ऊपर निकाल दिया। अब इसका एन फैक्टर चार्ज के ऊपर निकाल दिया, इसका एन फैक्टर चार्ज के ऊपर निकाल दिया। किसी का भी लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है हमारे पास। एसी का मतलब होता है एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COH, एसीटेट, एसी को बोलते हैं एसीटेट। ये देखना एक बार, इसको बोलते हैं एसीटेट, CH3COH। HAC मतलब CH3COH की बात कर रहा है, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये ध्यान से देखना अपने पास, NaCl, HCl, NaSe, इन सबकी क्या दी है? मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। इन सबकी क्या दी गई है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है? क्या निकालने को बोला जा रहा है? लेमडा एम नॉट। किसका? सर मुझे ना मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ध्यान से देख लो सर, इसका निकालना है। किसका निकालना है? HAC का। HAC मतलब लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस का कंट्रीब्यूशन चाहिए और लेमडा एम नॉट ऑफ किसका चाहिए कंट्रीब्यूशन? CH3COO माइनस का चाहिए। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए मैथमेटिकली, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे इन लोगों की वैल्यूज दी गई हैं, मुझे इन लोगों की वैल्यूज दी गई हैं, इन लोगों की वैल्यूज दी गई हैं। तो मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे करूंगा? सर इसको करने के लिए सिंपल सा एक बेसिक मैथ लगाओ। बेसिक मैथ मतलब सर H प्लस कहां से आएगा? H प्लस कहां से आएगा? यहां से आएगा क्या? तो एक काम करूं, ध्यान से देखना, H प्लस कहां से आएगा? सर ये देख लो, ये HCl हो गया, H प्लस यहां से, Cl माइनस यहां से, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 425.9। ध्यान देखना, मुझे H प्लस चाहिए था, मैंने जानबूझ के HCl को लिखा। मुझे एसीटेट चाहिए, एसीटेट कहां से आएगा? सर ये देखिएगा, एसीटेट कहां से आएगा? सर ये एसीटेट आ जाएगा, ये देख लो, ये क्या हो गया? NaAC हो गया। सर देखो H प्लस आ गया, एसीटेट आ गया, H प्लस आ गया, एसीटेट आ गया, लेकिन यार मेरी जिंदगी में ये 2 लोग और आ गए। कौन कौन से? Cl माइनस और Na प्लस। तो एक काम करूं, एक काम करूं, इसको मैं किससे माइनस कर दूं? इसको मैं किससे माइनस कर दूं? Na प्लस से, और लेमडा एम नॉट Cl माइनस से माइनस कर दूं।
इसकी वैल्यू को इससे माइनस कर दूं और इसको क्या बोलूंगा, NaCl। देखो मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिकली लिखने का तरीका, मेरे पास H+ की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, एसीटेट की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या करा, HCl से H+ ले लिया, एसीटेट से एसीटेट ले लिया। अब ये एक्स्ट्रा आ गए थे Na और Cl, तो मैंने इसको भगाने के लिए क्या किया सर, NaCl को माइनस कर दिया। मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इसकी और NaAc की वैल्यू कितनी थी 91, और उसको क्या कर दो, NaCl वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 9 हो गया ना, कितना हो गया यार, ये 9, 5 1 6 4 to 9 to 11 and 5 1 6 minus 126.4, so that will be 0.5, 6 minus 6 0, 1 minus 2 9 and 190, sorry 390, 390 तो एग्जाम हॉल में ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया ये करना है, 390.5 निकालना है। कैसे, तो सर ऑब्वियस है, आपको एक एक इंडिविजुअल कैटायन एनायन की वैल्यू दी है, जैसे देखो ना ये वाली वैल्यू दी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि सर इसको 2 टाइम्स कर दो, उसको 3 टाइम्स कर दो, निकाल दो वैल्यू। ये डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत कहां आएगी कि सर जब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी है, जैसे H+ की वैल्यू नहीं दी है, CH3CO- की वैल्यू नहीं दी है, तो H+ की वैल्यू कहां से ले सकता हूं, HCl में क्या होगा, H+ होगा, Cl- होगा, Na और Ac में क्या होगा, ये एसीटेट और ये Na+ होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये और ये, तो मैंने क्या करा, इसको और इसको ऐड करने की कोशिश करी, लेकिन साथ में कौन आ गया, ये Cl- और Na+, तो इसका इफेक्ट कैसे हटाऊं, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस में क्या लगा दिया, माइनस में क्या लगा दिया, इसके माइनस में क्या लगा दिया, सर एक काम करो ना, माइनस में क्या लगा दिया, Na+ को और λm0 Cl- को, यही किया माइनस में। तो इससे क्या हो गया, मेरा NaCl माइनस कर दिया, तो Na का कंट्रीब्यूशन ये माइनस कर देगा, Cl का कंट्रीब्यूशन ये माइनस कर देगा, हटा दो, तो मुझे एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, H+ और Ac-, क्योंकि भाई इसका भी तो कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है ना, माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका भी कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहा हूं ना मैं, तो वो क्यों काउंट करूंगा भाई, मैं क्यों काउंट करूं इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन क्यों काउंट करूं, तो नहीं करूंगा। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम एनसीईआरटी क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो नहीं हर एक बार नई नई वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी तो पूरा सब बच्चा कर लेगा, वैल्यू दिया जाएगा तो हर एक बच्चा कर लेगा, हर एक आदमी कर लेगा, वैल्यू दिया हुआ मल्टीप्लाई करके निकाल दो, मोलर दिया है इक्विवेलेंट निकाल दो, इक्विवेलेंट दिया है मोलर निकाल दो। लेकिन ये वाला अपने पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, उसमें माइनस तो करना है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से माइनस करना है, अलग तरीके से माइनस करना, थोड़ा सोच समझ के करना। वो पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, पहले क्या निकालो तुम, λm निकालो। सब लोग पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस छोड़िए, आप λm निकालिए, पहले λm निकालिए BaSO4 का, λm निकालिएगा BaSO4 का, आप लोग पहले λm0 निकालिए BaSO4 का। बेरियम सल्फेट का λm0 कैसे आएगा, आप पहले सोचिए, रफ पेज पे देखिए, ट्राई कीजिए, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, क्या होगा। अरे चैप्टर तो बेटा मैं खत्म कर दूंगा, तुम साथ में खत्म मत हो जाना। क्या करेंगे, अब यहां पर देख लो, सर पहले वाले को अगर उठाते तो सर पहले वाले में ध्यान से देखिएगा, अब देखना मैं इसी को कैसे लिख रहा हूं, ये देख लो BaSO4 बेरियम +2 और यहां पर क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स Cl- लिखूंगा, 2 टाइम्स Cl- लिखूंगा, ये क्या हो गया, BaCl2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2 टाइम्स λm0 H+ प्लस λm0, अरे यार लैम्डा ऐसे लिख दिया, SO4- 2 लिख सकता हूं। ये किसको रिलेट करेगा, ये किसके लिए है, H2SO4 के लिए।
अब यहां पर दिक्कत एक ही चीज की है, गलती से अब यहां सिर्फ और सिर्फ एक बार H और एक बार Cl माइनस नहीं करना है, यहां 2 टाइम्स क्या माइनस करना है सर, H प्लस को और Cl माइनस को माइनस करना है। H प्लस मतलब यहां सीधा लिख देता हूं ऐसे, 2 टाइम्स लेमडा एम नॉट HCl को माइनस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया 2 H प्लस का कंट्रीब्यूशन इधर है, 2 Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन इधर है, इधर 2 हैं तो ऑब्वियस है उधर 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक H प्लस लोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये देख लो इसकी वैल्यू BaCl2 की वैल्यू कितनी है x1, H2SO4 की वैल्यू कितनी है x2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2x3। तो ये क्या आ गया, लेमडा एम आ गया, लेमडा एम आ गया, जिंदगी में लेमडा एम आ गया। सर लेमडा इक्विवेलेंट पूछ दिया, कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना सर, इसको किससे माइनस करना होता है, डिवाइड किससे करना होता है, 2 से डिवाइड कर दो, यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। अब आपको ये सर डू ऑब्वियस है ना, BaCl2 भाई दिखना कैसे 2 कैसे आ रहा है, BaCl2 में 2Cl माइनस नहीं दिख रहा भाई, 2Cl माइनस, बेरियम क्लोराइड को तोड़ दे ऐसे, हाँ तो 2Cl माइनस आ जाएगा, 2Cl माइनस आ जाएगा, अपने पास आंसर आना चालू हो जाएगा। इधर 2Cl इधर 2H प्लस, तो ऑब्वियस है मुझे 2 टाइम्स HCl को माइनस करना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा आंसर 2 टाइम्स, मैं चेक कर रहा हूं ऐसे आ रहा है, पक्का हो जाएगा। तो कोहलार्स लॉ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलेंगे, कर लो, हाँ पक्का। एप्लीकेशन देखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, हाँ टाइम कैसे हो गया भाई, 5 बजे तक क्लास है। 2 से कैसे डिवाइड किया, बेरियम सल्फेट का n फैक्टर बेटा, n फैक्टर, पीछे की चीजें साथ में लेके आनी है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि सॉल्यूशन में जो पढ़ा वो सॉल्यूशन में। छोड़ाए हम वो गलियां जहां कहीं इलेक्ट्रोलाइट मिला करती थी, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में एन फैक्टर आया करती थी। हाँ ऐसा नहीं करना है भाई, हाँ प्लीज अपने पास ये जब भी आप करोगे, आप BaCl2 में 2 क्लोरीन है तो 2 टाइम्स लिखा, बेरियम अकेला है अकेला, 2 H प्लस है तो 2 टाइम लिखा, सल्फेट यहाँ पे, HCl में 1 H है 1 Cl है तो ऑब्वियस है 2 H प्लस निकालना पड़ेगा और 2 Cl माइनस निकालना पड़ेगा, निकाल दो, हो जाएगा। अब देखना ध्यान से देखना, अब एक चीज बताने वाला हूं, एप्लीकेशन क्या है कोहलार्स लॉ से, देख लो, इसीलिए बोला इलेक्ट्रोलाइट याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पहले ही बता चुका हूं क्या निकालना है, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, ये तो आप पहले ही कर चुके। ये देखिएगा कुछ याद आ रहा है क्या, अल्फा याद आया क्या, अल्फा याद आया क्या? अरे ये मत लिखना, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, याद रखिएगा। अब ये मजे लेगा, अब ये मजे लेगा। अल्फा, अल्फा याद करो, वहां पर भी आया था शायद, वंस अपॉन ए टाइम अल्फा वहां भी आया था, मोलर मास के साथ, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, ऐसा कुछ। ये देख लो सर, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है सर, जो सॉल्यूशन में दिखाएगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा निकालना है तो दूसरा तरीका क्या हो गया सर, लेमडा इक्विवेलेंट का कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है भैया, देख लेना, मैं आपको बोल रहा हूं, चीजें देख लो। ये देख लो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पिछले चैप्टर से निकाल रहे हैं, हर एक चैप्टर में यूज होगा, हर एक चैप्टर में यूज होगा। अभी अगले चैप्टर में जाएंगे वहां भी पहुंच जाएगा अल्फा, हाँ यहां भी वहां भी पहुंच जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, या अल्फा लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा, वेंट ऑफ फैक्टर से सर उसको अब रिलेट कर लेंगे, वो तो चलिए अभी देखेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो अभी निकालना सीखा भाई, ये बोल रहा है ये क्या है, ये तो वही निकाला है ना, ये मेजर था कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के काम आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के काम आता है। ये आपके लिए पूरा फुल लिखा हुआ फॉर्मूला है, आपको जरूरत ऐसे है नहीं, आप इसी पे काम चला लेंगे, लेकिन जिनको लगता है पूरा लिखना, पूरा लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अगेन एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और नीट 2025 का एक बहुत ही, बोलते ना आजकल नेताजी लोग बोल रहे हैं, बहुत प्रबल दावेदार है सीट के लिए आपके एग्जाम हॉल में, ये प्रबल प्रत्याशी है अगले साल एग्जाम हॉल में आने के लिए, नीट 2025 के लिए। चलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर,
सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालूं? अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए? लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट चाहिए। सर लेमडा एम नहीं दिया, लेमडा एम नॉट नहीं दिया, कैसे निकालूं? सर मिथेनोइक एसिड का लेमडा एम नॉट कैसे निकालोगे? मिथेनोइक एसिड का लेमडा एम नॉट कैसे निकालोगे? यही करोगे ना, ऐसे सामने ही दिख रहा है तो ऐड ही तो करना है, ऐड ही तो करना है भाई साहब। 9 4 13 14 4 5 9 10 और ये कितना हो गया 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो आ गया, लेमडा एम नॉट तो आ गया, लेमडा एम नॉट कोहलार्स लॉ से आ गया, लेमडा एम नॉट क्या हो गया? कोहलार्स लॉ से आ गया, लेमडा एम नॉट कोहलार्स लॉ से आ गया, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 भाई साहब ये देखिएगा, ये देखिए लेमडा एम नॉट तो ऐसे आ गया, अब मुझे पता चल गया, अब मुझे लेमडा एम कैसे निकालूं? याद करो कुछ फॉर्मूला। अब आज का टॉपिक और कल का टॉपिक मिक्स कर दिया गया, यहीं पर दिमाग फेल हो जाता है। सर साइंस कितनी बेकार चीज है, हाँ दोनों चीजें एक साथ लगा देते हैं आप लोग। लेमडा एम की वैल्यू कितनी दी है? 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको ये लेमडा एम नॉट, लेमडा एम की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जितना भी आए, ऑब्वियस एनसीईआरटी है तो अपनी आदत से मजबूर है, हम लोग वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे ले लेते हैं। ये भाई साहब अपना अल्फा निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ हाँ अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए, अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? 0.114 हो जाएगा। इसका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 114 हो जाएगी, हो जाएगा। अरे परसेंटेज में बोलेगा तो अल्फा परसेंटेज में फ्रैक्शन में दिया है तो ये कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दो 11.4% आ जाएगा। ये एग्जाम हॉल में कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसमें एक चीज पूछूं, तुम लोगों ने बोला ना कि सर ये क्यों लिखा, ये मुझे ही मजा नहीं आ रहा। पता है इस क्वेश्चन में अगर कोई चाहता तो क्या पूछ सकता था? ये भी तो पूछ सकता था, ये भी बता दो। पता चला अल्फा ही पूछ रहा है, के भी पूछ रहा है, तो इसलिए लिखा याद दिलाने के लिए कि भाई ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते, इसको ऐसे निकालते हैं, हो जाएगा। श्योर हो? अच्छा एक बात बताओ, पहला एप्लीकेशन क्या है? किसी की भी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा से याद आया, एक चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम। अल्फा किसके लिए आता था? वीक के लिए आता था। अल्फा किसके लिए आता था? वीक के लिए आता था। और अगर आपको याद हो तो एक चीज बस दिखाना चाहता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग दो चीजें पढ़ते थे कि सर वीक एसिड होता था और वीक एसिड होता था और वीक बेस होता था, वीक एसिड होता था और वीक बेस होता था। वीक एसिड और क्या होगा? वीक बेस। वीक एसिड और क्या होगा? वीक बेस। यहां पर हम लोग डिफाइन करते थे के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यहां डिफाइन करते थे के बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सर अगर अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कर दे, अगर अप्लाई ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कर दें, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ दोनों साइड लगा दे, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या कहता था कि अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 5% से कम है, या फिर हम बोल दें 0.05 से, तो 1 माइनस अल्फा को क्या ले लिया जाता है। और यहां पर देखोगे तो के की वैल्यू क्या रख देते थे? सी अल्फा स्क्वायर, और के बी की वैल्यू क्या रख देते थे? सी अल्फा स्क्वायर। छोड़ाए हम, क्या चल रहा है ये सब, पीछा नहीं छोड़ रहा है 11th, क्या करें यार। हमें भी मजा नहीं आता, लेकिन यार अब थोड़ा थोड़ा तो करके पढ़ेंगे ही ना यार। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं ऐसा आता था। मैं पूछता तो ज्यादा बुरा लगता, फिर आधी क्लास चली जाती, लेकिन हाँ बता रहा हूं कि ऐसा होता था। के बी की वैल्यूज की एक वैल्यू ऐसे निकालते थे। जब तक आपका अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% नहीं है तब तक आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ही पता चल गया कि अल्फा ग्रेटर देन लेस देन 5% है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, के और के बी का। अरे 11th नहीं आता, मुझे ही पता है यार, ये सच सबको पता होता है, लेकिन अभी कम से कम साथ साथ तो कर ले भाई। 11th को 12th के साथ अब ऐड तो कर ही सकता है, तो ऐड कर ले कि हाँ यार इस बहाने ये भी याद आ गया कि अच्छा इसका भी होता था फॉर्मूला, ऐसा भी फॉर्मूला होता था।
कर ले। अरे गजनी की यादाश्त वापस तो आई होगी, कुछ तो देखा होगा, लगा होगा कि अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कुछ तो लग रहा है। चल देख, ऐसे क्वेश्चन दे, ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं बस तुम कैलकुलेट मत करो, एक्सप्रेशन लिख दो इसका। कैलकुलेट मत करना, एक्सप्रेशन लिख दो। कैलकुलेट मत करो, एक्सप्रेशन लिख दो। सर लेमडा एम नॉट दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है CH3COH का, मतलब के की वैल्यू बतानी है। ये बहुत गंदी वैल्यू आएगी, ऑब्वियस है। लेकिन आप पहले अल्फा तो निकालिए, अल्फा तो निकालिए इसका। अल्फा कैसे आएगा? मुझे आपका परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, ऑब्वियस वो गंदी वैल्यू आएगी। कैसे होगा, कैसे होगा? कल से 3:30 ही आना है भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 हफ्ते और, फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास की खत्म, फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ ये देख लो, लेमडा एम निकालें तो कैसे निकालें, कैसी जिंदगी है, 1000/c कर दें, ये देख लो के की वैल्यू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा परेशान कर देगा, लेकिन हाँ यार एनसीईआरटी ही। बेबी को बेस पसंद हो चाहे ना हो, हमें जरूर, नीट वालों को एनसीईआरटी जरूर पसंद है, ठीक है। ये देख लो, अब देख लो एनसीईआरटी की वैल्यू, यार कुछ भी दे रखा है बंदे ने, मतलब क्या चल रहा होता है यार, इतना तो यार। अब चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 6 जीरो है, ये 6 जीरो है, इधर 2 जीरो है, देखना 2 जीरो और 3 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, तो 5 जीरो खत्म हो गया, और ऊपर क्या आ गया 10। अब ये जीरो जीरो में भी अटके रहोगे, हाँ। 4950 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 1028, इसकी वैल्यू जो आएगी बहुत छोटी आएगी यार, कितनी आ जाएगी यार, 4950 डिवाइड बाई 1028, 4.81 इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी आ रही है ना। हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं आ गई, कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं आ गई यार। 4.95 है, तो 2 जीरो चला गया, इधर से 6 जीरो था, 6 जीरो, 2 जीरो, और इधर से, अरे उल्टा कर दिया यार, ओ नहीं, गलत 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 हो गया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। कहाँ गया, 1000 हो गया, डिवाइड बाई 0.00, 0.001028, ये देख लो अपने पास 4 जीरो और 2 जीरो, तो ऊपर कितना हो गया, 10⁻4 हो गया, तो 10⁻4 और 10⁻7, 7 हो गया, ऊपर क्या आ गया 495 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 1028, तो ये हम लोगों के पास कितना आ गया, 495001028, इसकी वैल्यू निकाल लो यार, कितना आएगा। 48.15, 48.15 लेमडा एम आ गया, हाँ 48.15 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट आ जाएगी। सर लेमडा एम कितना है, 48.15, ये कितना हो गया, 390.5 हो गया। अब यार फिर से कैलकुलेशन क्या है यार, एनसीईआरटी वाला इसीलिए तो अपने को बर्बाद करता है, आधे लोग तो इसीलिए चक्कर में सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन यार हमें करना है। देख लो सर, इसका अल्फा परसेंटेज में निकालने जाओगे तो 12.3% होगा। तुम मुझे बताओ, ये फॉर्मूला वैलिड होगा या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बताना मुझे। ए वैलिड होगा या बी वैलिड होगा, बताना, बस मुझे एक चीज चेक करनी है, क्या वैलिड होगा, क्या वैलिड होगा, क्या वैलिड होगा, ए वैलिड होगा या बी वैलिड होगा, क्या वैलिड होगा भाई, क्या वैलिड होगा, कितना वैलिड होगा, कौन सा, ए या बी? सर ऊपर वाला वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि सर ये वैल्यू जो हो रही है ना, ये ऊपर वाला वैलिड होगा, ए वैलिड होगा। अब यहां पे भाई साहब 0.001028, हे महाराज क्या लिख दिए यार, ये क्या है, ये क्या है,
कर लेंगे, हो जाएगा, छोड़ो ठीक है, छोड़ दो, हो जाए यार, कर लेंगे भाई, एग्जाम हॉल में जब आएगा ना, जब बात सीट की आएगी तो कर ही लेंगे मुझे लगता है। अब यार ये कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगा यार भाई, बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा ये, कैलकुलेटर मुझे लगता है फेल हो जाएगा। 0.123 इंटू 0.001028, कैलकुलेटर भी चला गया। 0.001028 इंटू 0.015 129 डिवाइडेड बाई, क्या हो गया, 1 माइनस 0.123, 0.877, चलिए 0.015 डिवाइडेड बाई 0.877 डिवाइडेड बाई इंटू 0.00 इंटू 0.001028, 1.77 आ जाएगा भाई, अब कर लेना यार, हो जाएगा हो जाएगा। एनसीईआरटी का भाई यही दिक्कत है, एनसीईआरटी के साथ यही दिक्कत हो जाती है कि हम लोग साथ ना एनसीईआरटी जब करने जाते हो ये दिक्कत आ जाती है भाई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में एक टास्क हो जाता है कि ये 3 जीरो उड़ाओ, इधर से देख लो, भाई रहने दो, उतना अब नहीं करना, हमें क्वेश्चन से मतलब था, हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब पहला एप्लीकेशन क्या था, ध्यान सुनना, पहला एप्लीकेशन क्या था, देख भाई, एक्चुअली देख, इसीलिए बोला ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि यहां देखो कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस निकालना, दूसरा अल्फा निकालना, दूसरा अल्फा निकालना, तीसरा क्या होता है कि सर आप किसी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अल्फा आ गया तो आप सामने वाले का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्वियस वो डेटा सारा मतलब बेकार ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अब चलो मान लेते हैं एनसीईआरटी से लड़ाई नहीं कर सकते। एक लास्ट चीज फिर से अपने को दिक्कत आएगी, थोड़ा ध्यान सुनना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लास्ट बस हो गया, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी निकालने का। जब एक बात बताओ, याद है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, याद है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती थी, याद करो बेटा, बस कुछ नहीं, एक लास्ट चीज बता रहा हूं, छोड़ दूंगा, सुनना। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, खासकर उन लोगों को जो 11th में ठीक ठाक जान रहे थे, उनको पता था उसी के लिए क्या डिफाइन होता था, केएसपी डिफाइन होता था। आपको बताया भी था, एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है, एक लीस्ट अपने पास बोलते हैं ना कि थोड़ा सॉल्युबल सॉल्ट होता है, और एक होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बहुत वीक सॉल्युबल होता है, उसका हम लोग एस और केएसपी निकालते थे वंस अपॉन ए टाइम क्लास 11th में। उसी के बारे में बस एक लाइन लिख लेना कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मींस सॉल्ट विथ लेस सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्ट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्ट करते हैं। यहां पर याद करो, ऐसे था ना एजीसीएल था, तो एजीसीएल कैसे डिसोसिएट होता था, एजी प्लस सीएल माइनस में, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, केएसपी क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाता था। अब यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी चाहिए, एग्जाम हॉल में दो चीजें मर्ज की जाएंगी। यहां पर जो सॉल्युबिलिटी चाहिए वो सॉल्युबिलिटी हो सकता है आपको डायरेक्ट ना देके कहां से दिया जाए, आपको सॉल्युबिलिटी यहां से निकालनी पड़े, ये सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़े, लेमडा एम से आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़े, मोलरिटी को ही क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। तो हो सकता है आपको सॉल्युबिलिटी कहां से निकालनी पड़े, यहां से निकालनी पड़े, सॉल्युबिलिटी हो सकता है यहां पर निकालना पड़े, ऐसे निकालना पड़े। क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, बस एक काम कीजिएगा, आप लिख के आइएगा, इतना लिख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कल कर लेंगे कि सर आप जब सैचुरेटेड हो जाते हो ना, सैचुरेटेड हो जाते हो तो लेमडा एम और लेमडा एम इन्फिनिटी आपकी क्या हो जाती है, इक्वल। और ये सब चीजें, एक चीज बस बताना चाहता हूं आपको आज, ये सब चीजें ओवरलैप कर रही हैं, आपको ही पता चल रहा है ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं रह गया, अब ये 3 चैप्टर्स को मिक्स कर चुका है, थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर चुका है, इक्विलिब्रियम को मिक्स कर चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, कल पढ़ के आइएगा, आज 4 से 5, 3:30 से 5 ही क्लास है, तो 5 बजे छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ ये पढ़ के जरूर आइएगा, नहीं तो आपको लिख के आइएगा, कल इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, कल इसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन भी कराऊंगा। हाँ
बस ये जान जाओ, सॉल्यूशन सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब आपका जो लेमडा एम होता है वो लेमडा एम इन्फिनिटी हो गया। तो आप नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन वैसे निकालते थे, अब कॉन्सेंट्रेशन आप चाहें तो लेमडा एम इन्फिनिटी से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में लेमडा एम क्या हो जाता है, लेमडा एम इन्फिनिटी हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। चलिए, जो लोग भी लेट आए कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज थोड़ा आपके लिए होमवर्क यही है, आपके लिए होमवर्क यही है, कोशिश कीजिएगा होमवर्क अच्छे से करके आइए। डीपीपी आपको मिल जाएगी, आज डीपीपी आपको मिल जाएगी। अगर डीपी में कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, तो कोशिश करना भाई सब लोग करके आओ, कल फिर से हम लोग बात करेंगे। और सॉल्यूशन का क्वेश्चन अपडेट हो गया है, सॉल्यूशन का अपडेट हो गया है, डीपीपी का सॉल्यूशन अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, मेरी भी क्लासेस होती हैं सुबह सुबह, फिर अभी 2 क्लास हो जाती है, तो डीपी का सॉल्यूशन रह जा रहा है, मैं कर दूंगा, जल्दी ही कर दूंगा। ओके, नया 3:30 से कल आना है, 3:30 to 5 क्लास है। प्लीज़ आज जो लोग भी लेट आए कल से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। आई नो अब थोड़ा क्लास ज़्यादा हो रही है, बट हाँ पढ़ना भी साथ में, देख रहे हो दिमाग कहीं से कहीं जा रहा है। अब वो बच्चा लक्ष्य 2.0 का वेट करे जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, सब लोग। बाकी जो होता है ना ढीठ टाइप हैं, जो एकदम लगे पड़े हैं कि नहीं कुछ कर जाना है, कुछ कर जाना है, वो लोग लगे रहिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 3:30 मिलेंगे और फिर इसके सॉल्बिलिटी वाले क्वेश्चन फिर से निपटाएंगे। ओके, चलो बाय बाय।